नमस्कार साथियों। आज जेजे एक्ट को हम डील करेंगे। कल 2021 के कुछ अमेंडमेंट पढ़ने रह गए थे, उस वजह से मैंने जेजे एक्ट को डील नहीं किया था और पॉक्सो हमने पढ़ा था। जेजे एक्ट किशोर न्याय बालकों की देखरेख और संरक्षण अधिनियम 2015, इससे पहले 2002 में भी बना था, पर वो उपयुक्त नहीं था। 2015 में नए एक्ट के द्वारा, जेजे एक्ट के द्वारा उसको रिप्लेस कर दिया गया। 2016 का अधिनियम संख्यांक 2 था। पहला क्वेश्चन यहां से हमारा बनता है कि 2016 का अधिनियम संख्यांक 2 था। 31 दिसंबर 2015 को माननीय राष्ट्रपति महोदय ने इस पर साइन की, राष्ट्रपति महोदय के द्वारा। तीन चीजों को डील करेगा। मूल रूप से कहें तो इसकी विषय वस्तु दो प्रकार की चीज होती है। एक, विधि का उल्लंघन करने वाले बालक, जिसको चाइल्ड कन्फ्लिक्ट विद लॉ सीसीएल कहकर हम संबोधित करेंगे। विधि का उल्लंघन करने वाले बालक, चाइल्ड कन्फ्लिक्ट विद लॉ सीसीएल कहकर उसको बोलेंगे। एक दूसरा कंटेंट आता है बालकों का कि देख रेख और संरक्षण की आवश्यकता वाले बालक, ऐसे बालक जिनको देख रेख और संरक्षण की आवश्यकता है, उनको कोई परिवार नहीं है, अभ्यर्थिक बालक हैं, एबेंडोन्ड या सरेंडर्ड चाइल्ड है, या ऑर्फन बालक हैं, अनाथ बालक हैं, तो उनको देख रेख और संरक्षण की आवश्यकता वाले बालक, जिनको हम सीएनसीपी कहेंगे, चाइल्ड नीड एंड केयर ऑफ प्रोटेक्शन। तो चाइल्ड विद नीड एंड केयर ऑफ प्रोटेक्शन, ये सारी सीएनसीपी मतलब देख रेख और संरक्षण की आवश्यकता वाले। दोनों कैटेगरी को मैं प्रेस्क्राइब कर देता हूं किस प्रकार के बालक हैं। ऐसा बालक जो अपराध में अंतर्वलित है, किसी न किसी कानून का उल्लंघन करता है, उसको विधि का उल्लंघन करने वाला बालक कहा जाता है, सीसीएल कहा जाता है। तो जो बालक अपराध कर रहा है, किसी न किसी कानून का उल्लंघन कर रहा है, वो सीसीएल है। दूसरा, इस कानून की विषय वस्तु है सीएनसीपी, चाइल्ड, जिसको पारिवारिक देखरेख की आवश्यकता है, उसको पुनर्वास की आवश्यकता है, वो लोगों के ऐसे लोगों के संपर्क में आ रहा है जो अपराध में अंतर्वलित है, वो भी अपराधी बन जाएगा। तो ऐसे व्यक्तियों को जिनको देखरेख और संरक्षण की आवश्यकता है, उन दोनों बच्चों को डील करने के लिए ये कानून बनाया गया। और साथ में इनके दत्तक ग्रहण के लिए भी आगे चलकर बात करेगा कि सीएनसीपी बच्चों का दत्तक ग्रहण वगैरह के लिए भी ये प्रोविजन करता है। तो मूल रूप से दो विषय वस्तु कह सकते हो, सीएसीएल और सीएनसीपी बालकों के लिए ये कानून बना, और इसमें दत्तक ग्रहण के प्रोविजन भी किए गए हैं। बाकी आपको इसमें कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। संविधान के अनुच्छेद 15(3) जो बालकों और महिलाओं के लिए विशेष विधि बनाने के संबंध में पावर देता है। 39 का ई और एफ जो कहता है बालक को ऐसा वातावरण उपलब्ध कराया जाएगा कि उसका सर्वांगीण विकास हो सके, बालक के लिए अविषम श्रम की कंडीशंस क्रिएट नहीं होनी चाहिए, उसको एक अच्छा सुलभ काम मिल सके, सुलभ रूप से वो अपनी अध्ययन कर सके, ऐसी व्यवस्था बनाने के लिए बात करता है। तो 39 का ईएफ जो कल्याणकारी राज्य की अवधारणा पर आधारित है, वहां से आर्टिकल 45 और 47 में एनडीपीएस वगैरह के लिए बात की गई है, और आर्टिकल 45 में बात करता है कि बच्चे की शिक्षा के संबंध में जो आंगनबाड़ी वाली व्यवस्था है, पूर्व बाल्यावस्था देखरेख और शिक्षा के उपबंध है, उनके रिगार्डिंग उनको सुनिश्चित करने के लिए ये कानून बनाया गया इन चारों आर्टिकल के प्रभाव से। तो संविधान के अनुच्छेद 15(3), 39 का ईएफ, आर्टिकल 45, आर्टिकल 47 के उपबंधों को सुनिश्चित करने के लिए ये कानून बनाया गया था। एक कमेटी बनी थी, जस्टिस वर्मा कमेटी। जस्टिस वर्मा कमेटी, उस जस्टिस वर्मा कमेटी की सिफारिश पर यह कानून बनाया गया था। तो जस्टिस वर्मा कमेटी की सिफारिश पर यह कानून बनाया गया था। एक बार नेट में एक क्वेश्चन पूछा हुआ है, और निर्भया प्रकरण से भी कहीं ना कहीं ये प्रभावित है। निर्भया प्रकरण में भी एक मुकेश नाम का आरोपी था जो 18 साल से कम उम्र का, तो उसको वहां पर मुक्त कर दिया गया अपराध के दायित्व से। उसके बाद यहाँ पर थोड़े प्रोविजन तब किए गए 16 से 18 साल के लिए, जघन्य अपराध वाला मामला यहीं पर इंसर्ट किया गया कि अगर किसी ने हीनियस क्राइम किया है और 16 से 18 के बीच का है, जैसा निर्भया कांड, तो
उन लोगों को डील करने के लिए अलग से चिल्ड्रन कोर्ट डील करेगा एज ए व्यस्क पर्सन की तरह। ठीक है, इस पूरे अधिनियम के अंतर्गत 10 अध्याय आप देखने को मिलेंगे, 112 धाराएं हैं और 2021 के अंतर इसमें संशोधन हुआ 2021 में, और मेजर अमेंडमेंट था, काफी बदलाव किया गया काफी धारा में। वो संशोधन 9 अगस्त 2021 से लागू हुआ। कई बच्चे पूछते रहते हैं सर जेजे एक्ट का संशोधन लागू हो गया, तो एक्चुअल में जो चीज 2021 में अमेंडमेंट हुई थी वो 9 अगस्त 2021 से लागू हो गई है। यह अधिनियम किशोर न्याय बालकों की देखरेख और संरक्षण अधिनियम 2015 कहलाएगा। संपूर्ण भारत में लागू हुए, जम्मू कश्मीर 31/10/2019 से हटा दिया गया, वहां पर भी ये लागू कर दिया गया। तो संपूर्ण भारत में लागू है, कब प्रवर्त होगा? 15 जनवरी 2016 से ये लागू हुआ। ठीक है, 15 जनवरी 2016 से यह संपूर्ण भारत में लागू हो गया। किसके लिए बनाया गया? सीसीएल और सीएनसीपी बालकों की। अध्याय 2 परिभाषा की बात करता है। परिभाषा में सबसे पहले परित्यक्त बालक, एबेंडोन चाइल्ड। परित्यक्त बालक कौन होता है? जिसके जैविक माता पिता, बायोलॉजिकल फादर, जिसने उसको पैदा किया, जैविक माता पिता जिन्होंने उसको पैदा किया, तो वो जैविक माता पिता या दत्तक माता पिता या गार्जियन के द्वारा उसको अभित्यक्त कर दिया गया है और समिति ने जांच के बाद उसको परित्यक्त बालक घोषित किया है। तो ऐसा बालक जिसके माता पिता, चाहे वो जैविक हो, दत्तक हो या संरक्षक के द्वारा उसको परित्याग कर दिया गया, घर से निकाल दिया गया, उसको अपने जीवन में से निकाल दिया गया, तो ऐसे बालक को समिति ने जांच के बाद परित्यक्त घोषित किया है, वो परित्यक्त बालक हो। दत्तक ग्रहण 2 में परिभाषित कर रखा है, बस इतना सा ही देख लेना। ठीक है, बाकी हम दत्तक ग्रहण का 58 में प्रोसेस पढ़ेंगे, वहां पर देख लेंगे। तो 5 पश्चातवर्ती देख रेख, फोस्टर केयर इसको इंग्लिश में बोला जाता है, या हिंदी और इंग्लिश के शब्दों में कहीं विरोधाभास मिलेगा। कहीं के बेर एक्ट में पश्चातवर्ती देख रेख की जगह कुछ और लिखा मिलेगा, क्योंकि ये कानून बनते हैं इंग्लिश के अंदर, बाद में कानूनों को गूगल ट्रांसलेशन की सहायता से हिंदी में कन्वर्ट कर देते हैं। प्रूफ रीडिंग नहीं हो पाती। जैसे अब टेस्ट सीरीज भी जब हम बना रहे होते हैं तो 1-2 क्वेश्चन हर टेस्ट सीरीज में कहीं ना कहीं एरर छूट जाता है, और ये एरर का कारण यही होता है कि कई बार प्रूफ रीडिंग के लिए समय नहीं मिल पाता। प्रूफ रीडिंग हो जाती है तो एरर की संभावनाएं खत्म हो जाती है, तो ये यहाँ पर प्रूफ रीडिंग नहीं हो पाती, तो इस वजह से। तो पश्चातवर्ती देखरेख, जिन्होंने 18 वर्ष की आयु प्राप्त कर ली और 21 साल के नहीं हुए हैं, उनको समाज की मुख्य धारा में जोड़ने से पहले उनके लिए फोस्टर केयर की व्यवस्था की गई है, पश्चातवर्ती देखरेख की व्यवस्था की गई है, जिसमें वित्तीय और अन्य सहायता भी उपबंध है। स्पॉन्सर किया जाता है, समाज की मुख्य धारा में सेट करने के लिए उनके पुनर्वास और काम धंधे के लिए वित्तीय सहायता भी उपलब्ध कराई जाती है। उसके बाद हम 2.8 भीख मांगना पढ़ेंगे। भीख मांगना को आप रीड कर लेना कि भीख मांगना क्या होता है, ये पूरा आपको बता देगा कि किसी लोक स्थान पर भिक्षा की याचना करना, प्राप्त करना। एक बार इसको रीड कर लेना दोनों पॉइंट को, ठीक है, क्योंकि कहीं भी ऑप्शन में भीख मांगना के अंतर्गत क्या शामिल है आपको फर्स्ट सेकंड को दोनों को बता देंगे। तो आप एक बार इसको रीड करना आराम से। 2.12 जो बालक की बात करता है, बालक जिसने 18 वर्ष की आयु पूरी नहीं की। यहाँ पर आप 2:35 पढ़ोगे, 2:35 आपके लिए बात करेगा किशोर जुवेनाइल की, और किशोर के लिए भी यही बात है कि जो 18 वर्ष से कम का है। तो बालक और किशोर दोनों ही 18 वर्ष की आयु कंप्लीट नहीं की है, उनको माना जाता है। 13 जो हमारे इस अधिनियम का पहला पार्ट है, जिसके लिए यह अधिनियम बना, सीसीएल, चाइल्ड कन्फ्लिक्ट विद लॉ, विधि का उल्लंघन करने वाला बालक। तो ऐसा बालक अभिप्रेत है जिसके बारे में यह भी कथन किया गया है कि उसने या तो कोई अपराध किया है
या अपराध के किए जाने की तारीख को उसने 18 वर्ष की आयु पूरी नहीं की थी। तो ऐसा बालक जिसने अपराध किया है और अपराध करने की तारीख को वो 18 वर्ष से कम का था, तो उसको माना जाएगा कि वो सीसीएल बालक है। सीएनसीपी बालक, देख रेख और संरक्षण की आवश्यकता वाले बालक, चाइल्ड विद नीड एंड केयर ऑफ प्रोटेक्शन, सीएनसीपी बालक इसको बोला जाता है। तो ऐसा बालक जिसका कोई घर और निवास स्थान नहीं है और उसके पास जीवन निर्वाह के लिए कोई दृश्यमान साधन भी नहीं है, या जिसके बारे में यह माना जाता है कि उसने श्रम विधियों का, कानूनों का उल्लंघन किया, 14 साल से कम का था, कहीं बर्तन मांज रहा था या कहीं रोड पर भीख मांगते हुए पाया जाता है, तो उस बालक को भी क्या माना जाएगा कि वो भी देखरेख और संरक्षण की आवश्यकता वाला बालक है। एक लंबी कैटेगरी आपको यहाँ मिलेगी कि किस किस को माना जाएगा। एक बार रीड कर लेना, ये सारे जो गुमशुदा भागा हुआ बालक है और उसका परिवार, माता पिता नहीं मिल सकते, ये सब सीएनसीपी बालक है जिसके साथ लैंगिक दुर्व्यवहार हुआ। ठीक है, तो ये 12 कैटेगरीज है और 12 कैटेगरी में जो भी आता है उस सबको सीएनसीपी बालक माना जाए। रीड जरूर करना, यहां से क्वेश्चन बन सकता है। 12 के 12 पॉइंट याद कर लेना, आप देखते ही आइडिया लगा लोगे कि अगर किसी बच्चे ने अपराध नहीं किया है तो वो सारा यहां पर ही आएगा सीएनसीपी के अंदर, और अपराध किया है तो वो सीसीएल में आ जाए। उसके बाद आप 20 देखना, बालक न्यायालय क्या हो। तो बालक न्यायालय अगर कोई बाल अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम के अधीन या लैंगिक पोक्सो अपराध के अधीन कोई विशेष न्यायालय विद्यमान नहीं है या गठित नहीं किया गया है, तो सेशन न्यायालय को बालक न्यायालय के रूप में मान्यता दी जाएगी। तो सेशन न्यायालय चिल्ड्रन कोर्ट हो सकेगा। 220 ये परिभाषा करता है, अगर पोक्सो एक्ट या बाल अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम है उसके अंतर्गत कोई कोर्ट बालकों के लिए गठित नहीं किया गया। उसके बाद आप 233 को डील करना। इस एक्ट के अंदर से परिभाषाएं जरूर पूछी जाती है, आप मेंस के दौरान भी जब देखोगे तो परिभाषा आपको मिलेगी, और यहाँ पर भी आपको परिभाषाओं पर ध्यान देना। मेंस के लिए 214 बहुत इंपॉर्टेंट परिभाषा है। बाकी परिभाषाओं को आप, छोटी परिभाषा में भीख मांगना मिल सकता है, बाकी को इग्नोर मार सकते हो। 233 जघन्य अपराध। जघन्य अपराध इंग्लिश में बोला गया होगा इसको हीनियस ऑफेंस। ऐसा अपराध जिसके लिए आईपीसी या किसी कानून के अंतर्गत 7 वर्ष या उससे अधिक का कारावास है, तो उसको क्या माना जाएगा, हीनियस ऑफेंस या घृणित अपराध माना जाएगा। जघन्य की जगह कहीं जगह आपको घृणित अपराध देखने को मिलेगा। 235 किशोर, मैंने बता दिया था 18 वर्ष से कम आयु का है उसको हम किशोर मानकर चलेंगे। फिर आप 240 पर संप्रेषण गृह बताया गया है, बस हेडिंग हेडिंग देख लेना। संप्रेषण गृह की मेन बात है कि किसी भी बालक को जांच के दौरान यहां रखा जाता है। ठीक है, इसकी खासियत क्या है कि जांच के दौरान संप्रेषण गृह ऑब्जर्वेशन होम में रखा जाता है। उसके बाद आप 242 में अनाथ पढ़ेंगे, तो जिसके जैविक दत्तक माता पिता या विधिक संरक्षक नहीं है वो अनाथ है। और विधिक संरक्षक बालक, अगर किसी का विधिक संरक्षक है पर वो उसकी देखरेख नहीं करना चाहता, देखरेख करने का इच्छुक नहीं है या देखरेख करने में समर्थ नहीं है, उसके पास ऐसे फाइनेंशियल कंडीशन नहीं है कि वो बच्चे का देखरेख कर सके, तो उस बालक को अनाथ बालक या ऑर्फन माना जाएगा। छोटे अपराध 245 में बता रखे 3 वर्ष तक का, 3 वर्ष लिख लेना। तो 3 वर्ष तक के कारावास से दंडनीय अपराध है उनको क्या माना जाएगा, छोटे अपराध माना जाएगा। 246 सुरक्षित स्थान। सुरक्षित स्थान को हेडिंग हेडिंग देख लेना कि 246 में सुरक्षित स्थान बता रखा है। एक बार इसको रीड कर लेना, देखो क्या कह रहा है कि ऐसा कोई स्थान संस्था जो पुलिस हवालात या जेल नहीं है और जिसकी स्थापना प्रत्यक्ष रूप से की गई है और जो ऑब्जर्वेशन होम या स्पेशल होम से जुड़ी हुई है, तो पुनर्वासन के लिए अपनाने और देखरेख की इच्छुक वाले जो बालक होते हैं, चाहे वो सीएनसीपी हो या सीसीएल हो, ऐसे बालकों के संबंध में जांच के दौरान
उस बालक को सुरक्षित स्थान में रखा जा सकता है। 246 में इसका पर्पज भी बताया गया है। उसके बाद आप 254 पे आ जाना। 246 के बाद घोर अपराध। घोर अपराध को आपको घोर अपराध कहीं जगह आप इसको गंभीर अपराध के रूप में भी पढ़ेंगे, सीरियस अफेंस। तो जिसमें 3 वर्ष से 7 वर्ष तक का कारावास है। तो 3 से कम का था वो तो छोटे अपराध थे। कब था? 3 से कम वाला। उसके बाद ये गंभीर अपराध है 3 से 7 तक, और 7 से अधिक वाले हैं उनको जघन्य अपराध या घृणित अपराध। सॉरी, ये गंभीर अपराध है 3 से 7 के, और जो 7 से ज्यादा वाले हैं उनको घृणित अपराध या जघन्य अपराध बोला गया है। तो यहाँ 233 में बताए गए हैं जघन्य या घृणित अपराध, 245 में छोटे, और 254 में गंभीर अपराध या सीरियस ऑफेंस बताएंगे। 256 स्पेशल ग्रह की बात करता है। विशेष ग्रह यहाँ पर जांच के पश्चात रखा जाता है। इसका पर्पज याद रखना, कब रखते हैं? जांच के पश्चात, अगला ऑर्डर होने तक उसको विशेष गृह में रखा जाता है। और 27 अभ्यर्थिक बालक, सरेंडर्ड चाइल्ड। तो ऐसा बालक जिसके माता पिता और संरक्षक द्वारा कोई शारीरिक, भावनात्मक या सामाजिक कारकों के कारण, कोई बच्चा है जो बिल्कुल ही डिसेबल है, उसका लालन पालन करना उनके लिए संभव नहीं हो पा रहा, उस बच्चे के चक्कर में माता पिता अपने दूसरे बच्चों के लिए भी रोजगार पे नहीं जा पा रहे, उस बच्चे का ध्यान रखने में माता पिता को घर पे ही रहना पड़ता है, वो काम धंधा करने नहीं जा पा रहे, इससे और बच्चों का फ्यूचर भी प्रभावित हो रहा है। तो ऐसे माता पिता संरक्षक जिनको लगता है कि कोई शारीरिक, भावनात्मक या सामाजिक कारण के कारण जो उनके नियंत्रण में नहीं है, ऐसे कारक शारीरिक, भावनात्मक या सामाजिक, और ऐसे कारणों से वो बालक का समिति को, बाल कल्याण समिति CWC पढ़ेंगे, उसको त्याजन कर देते हैं और समिति के द्वारा उसको अभ्यर्थित बालक घोषित कर दिया जाता है। ऐसा बालक कहलाता है सरेंडर्ड चाइल्ड। 2-1 में हमने परित्यक्त बालक देखा था। उसके बाद आपने 242 में अनाथ बालक देखा था, और 260 में अभ्यर्थित बालक देखा था। इनके संबंध में समिति डील करेगी, इनको सबको दत्तक ग्रहण के लिए भेजा जाता है। तो ये परिभाषा खंड था, काफी इंपोर्टेंट था। सेक्शन 3 कि इस अधिनियम के अनुसरण में जो सिद्धांतों को फॉलो किया जाएगा वो सिद्धांत बता रखे हैं। लास्ट बार के शायद प्री में, RGF 2019 के प्री में सिद्धांतों की संख्या पूछ ली गई थी, कितने सिद्धांत थे, तो यहाँ 16 सिद्धांत। ठीक है, और हो सकता है कि इस बार आपको नाम दे दिए जाए 3 के और 1 का नाम नहीं हो, आपसे पूछ ले कि निम्न में से कौन से सिद्धांत को बालक के विचारण में ध्यान में नहीं रखा जाएगा। 3 सिद्धांत इसी में से हो कि बालक पर निर्दोषिता की, बालक की गरिमाता और योग्यता बनाए रखने का सिद्धांत, पार्टिसिपेशन का सिद्धांत, सर्वोत्तम हित का सिद्धांत। इनमें से कोई एक ऑप्शन नहीं मिले, इसके लिए आपको माइंडली तैयार रहना पड़ेगा। उसके बाद सेक्शन 4 अब शुरू होता है असली गेम, और सेक्शन 4 से लेकर सेक्शन 38-39 तक मैं कहूंगा कि क्वेश्चन जो बनेगा वो यहीं से बनेगा। प्री और मेंस दोनों के अकॉर्डिंग जो क्वेश्चन बनने हैं 1 या 2, वो मोस्टली 4 से लेकर आपको 39 के बीच से बन जाएंगे। इसी पर आपको विशेष रूप से फोकस करना है। प्री में हो सकता है कि 55 से लेकर 59-60 तक भी एक आध क्वेश्चन और बनने की संभावना हो। बाकी मेंस के दौरान तो आप 4 से लेकर और 26-27 तक पढ़ लो, यहीं से एक क्वेश्चन मेंस में आ जाता है। धारा 4 किशोर न्याय बोर्ड, जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड, जेजेबी को गठन कौन करता है? सबसे पहले राज्य सरकार इसका गठन करती है। एक जिले के लिए एक या अधिक जेजेबी बनाया जा सकता है। ठीक है, किशोर न्याय बोर्ड बनाया जा सकता है। किशोर न्याय बोर्ड में किसी महानगर मजिस्ट्रेट या जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास को, जो CMM या CJM नहीं हो और 3 साल का अनुभव रखता हो, उसको क्या बनाया जाएगा? प्रधान मजिस्ट्रेट बनाया जाएगा। किसका? बोर्ड का। जेजेबी का अध्यक्ष कौन होगा? प्रधान मजिस्ट्रेट होगा। प्रधान मजिस्ट्रेट या तो जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास होगा या महानगर मजिस्ट्रेट होगा जिसको 3 साल का अनुभव हो। ठीक है, ये एक बात हो गई। उसके अलावा जेजेबी के अंदर 2 सोशल वर्कर होंगे, 2 सोशल वर्कर सामाजिक कार्यकर्ता होंगे, जिनमें से एक महिला होना अनिवार्य है। और इस बोर्ड के पास जुडिशियल मजिस्ट्रेट
और महानगर मजिस्ट्रेट की शक्तियां होंगी। तो जेजेबी 1+2 से बना, 1 जो जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास या महानगर मजिस्ट्रेट होगा, और 2 सोशल वर्कर होंगे जिनमें से एक महिला होगी। उसके बाद आगे बात करते हैं कि जो सोशल वर्कर होंगे, उन सोशल वर्कर को कम से कम 7 वर्ष का अनुभव हो किन क्षेत्रों में? बालक के स्वास्थ्य, शिक्षा, कल्याण संबंधी कार्यकलापों में, मनोविज्ञान में, बाल मनोविज्ञान में, मनोरोग विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और लॉ की डिग्री जिसके पास हो और 7 साल का उस क्षेत्र में उसको अनुभव हो, उस व्यक्ति को क्या नियुक्त किया जा सकता है? कार्यकर्ता के रूप में नियुक्त किया जा सकता है। कौन नियुक्त नहीं होंगे? जिनका बाल अपराधों अधिकारों के अतिक्रमण का रिकॉर्ड है, या जिनको किसी अपराध के लिए दोषी ठहरा दिया जिस हद में नैतिक अधमता उस अपराध का पार्ट थी, मोरल मिसकंडक्ट उसका पार्ट था, या किसी को सरकार के अधीन सेवा से हटा दिया, पदच्युत कर दिया गया, पद से हटा दिया गया। या आप बात करोगे कि कोई बाल श्रम के अधिकारों का उल्लंघन करता, मानव अधिकारों का उल्लंघन करता है या अनैतिक कार्य में कोई संलिप्त है, तो उस व्यक्ति को नियुक्त नहीं किया जाएगा। और जिन भी व्यक्तियों को नियुक्त किया जाता है उन व्यक्तियों को 60 दिन के अंदर ट्रेनिंग करवाई जाएगी। अब ये क्वेश्चन महत्व नहीं रखता क्योंकि ये एक्ट हो चुका है, 60 दिन के अंदर ट्रेनिंग करवा दी गई है सब लोग। अगर कोई व्यक्ति है, बोर्ड का कोई सदस्य है, प्रधान मजिस्ट्रेट के अलावा, उसको नियुक्ति को राज्य सरकार जांच के पश्चात समाप्त कर सकती है अगर उसने इस अधिनियम की शक्ति का दुरुपयोग किया है। बिना कोई इंफॉर्मेशन के 3 माह तक बोर्ड की कार्यवाही में भाग नहीं लेता। न्यूनतम किसी वर्ष में न्यूनतम, या न्यूनतम शब्द आ गया नए अमेंडमेंट से, न्यूनतम 3/4 3/4 75% बैठकों में भाग लेने में असफल रहा है, या सेक्शन 4 के अंदर उसने अपात्रता धारण कर ली, पद धारण करने के बाद उसको दोषित ठहरा दिया, बाल अधिकारों का उल्लंघन किया, ऐसा कोई भी मामला आया जो सब सेक्शन 4 में कवर होता था, उसके कारण वो अपात्र हो गया है, तो सरकार ऐसे किसी भी सदस्य को हटा सकती है। पर प्रधान मजिस्ट्रेट के सिवाय लिखा हुआ है, प्रधान मजिस्ट्रेट पर ये बातें लागू नहीं। क्लियर है? ये कमेटी के बारे में बात करता है। तो प्रधान मजिस्ट्रेट को 3 साल का अनुभव, सदस्य को 7 साल का अनुभव, और हटाने के ग्राउंड जो जांच की प्रक्रिया के दौरान बालक नहीं रह जाता। कोई व्यक्ति था जिसने अपराध किया तब तो वो बालक था, पर जब जांच चल रही थी, जांच के दौरान उसने 18 वर्ष की आयु पूरी कर ली, तो जांच को जारी रखेंगे और ऐसे ही उस व्यक्ति के विरुद्ध आदेश करेंगे कि मानो वो अभी भी 18 वर्ष से कम उम्र का है। तो अपराध किए जाने की तारीख को 18 से कम का था। और जब जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड, किशोर न्याय बोर्ड, उसकी जांच कर रही थी, 18 साल से अधिक का हो गया तो भी उसके खिलाफ ऐसे ही आदेश पारित करेंगे कि अभी भी 18 से कम का है, और उसकी उसी तरह उसको डील किया जाए। 18 से कम का था तो कोई इश्यू ही नहीं है, जांच की प्रक्रिया के दौरान उसको बालक समझा जाएगा। तो अगर कोई व्यक्ति अपराध किया उस समय 18 से कम का था, और जब गिरफ्तार किया जाता है तो उसने 18 वर्ष की आयु पूरी कर ली, तो जांच के दौरान उसको बालक ही समझा जाएगा। 5वां कह रहा था जांच के दौरान बालक नहीं रह जाता, मतलब जांच के दौरान 18 प्लस का हो जाता है। 6 कह रहा है कि अपराध किया जब तो 18 से कम का था, पर जब अरेस्ट हुआ, जब 18 से ज्यादा का हो गया, तो भी वैसे का वैसा ही डील करेंगे, जैसा एक बालक को डील किया जाता है वैसे ही आदेश करेंगे। पर 18 से ज्यादा हो गया तो यहाँ पर एक प्रोविजन है कि 18 से ज्यादा होते हैं उस बालक को जांच की प्रक्रिया के दौरान सुरक्षित स्थान में रखा जाएगा। 18 से कम का होता, जांच चल रही होती, तो किसमें रखते हैं? सुरक्षित स्थान में, जिसको क्या बोला जाता है? ऑब्जर्वेशन होम। ठीक है। और अगर 18 प्लस हो जाता है जांच के दौरान तो उसको सुरक्षित स्थान पर रखा जाता है। बोर्ड के संबंध में क्या प्रक्रिया होगी? बोर्ड के संबंध में प्रक्रिया की बात करो तो बोर्ड अपनी बैठकें समय समय पर करेगा, कार्रवाइयां बाल हितैषी होनी चाहिए। यहां से पढ़ने वाली कोई चीज है नहीं कि आप हेडिंग देख सकते हैं, बाकी इसमें कोई पढ़ने वाली विशेष बात नहीं है। हाँ, आदेश पारित करने के संबंध में एक चीज बता रखी है कि कोई एक व्यक्ति भी बोर्ड किसी भी सदस्य के अनुपस्थित होते हुए भी कार्य करेगा। 3 में से कोई भी
प्रेजेंस नहीं है उसकी अनुपस्थिति में भी कार्य करेगा, और कोई भी आदेश पारित करता है तो वो आदेश अविधिमान्य नहीं होगा। पर आप अंतिम आदेश पारित कर रहे हो उस बालक के संबंध में, पूरे मामले को डिस्पोज ऑफ करके फाइनल ऑर्डर निकाल रहे हो, तो कम से कम आदेश करने में कम से कम 2 सदस्य, जिसमें प्रधान मजिस्ट्रेट भी हो, तो प्रधान मजिस्ट्रेट सहित 2 सदस्य उपस्थित रहना आवश्यक है अगर अंतिम निपटारा कर रहे हो। तो अंतिम निपटारे में बहुमत की राय अधिभावी होगी, बहुमत नहीं है, 2 ही व्यक्ति हैं, तो वहां प्रधान मजिस्ट्रेट की राय अधिभावी होगी। ठीक है। अब आप कह दोगे कि अगर प्रधान मजिस्ट्रेट नहीं है और 2 व्यक्ति वो सदस्य ही हैं, तो 2 व्यक्ति नहीं हो सकते, क्योंकि अंतिम निपटारा वाला आदेश में प्रधान मजिस्ट्रेट का होना अनिवार्य है। क्लियर है। 8 बोर्ड की शक्तियां करते उत्तरदायित्व। तो सीसीएल के संबंध में फुल पावर होगी। एक चीज देख लो कि बोर्ड को सीसीएल के संबंध में सभी कार्रवाइयों को अनन्य रूप से, ठीक है, एक्सक्लूसिव पावर होगी। कोई भी सीसीएल के संबंध में कार्रवाई करनी है, अगर वो 18 साल से कम का है और सीसीएल है, तो उसके संबंध में बोर्ड को ही सारी शक्तियां होंगी। पर बोर्ड की शक्तियां और उत्तरदायित्व का प्रयोग हाई कोर्ट द्वारा भी किया जा सकता है। बोर्ड की शक्तियों का प्रयोग हाई कोर्ट या चिल्ड्रन कोर्ट द्वारा भी किया जा सकता है, जब मामला अपील में, रिवीजन में या धारा 19 के अधीन उसके समक्ष आता है, तो उसकी पावर का उपयोग हाई कोर्ट या चिल्ड्रन कोर्ट के द्वारा भी किया जा सकता है। किसका? जेजेबी बोर्ड की पावर्स का और उसके कृत्यों की शक्तियों का। बाकी ये प्रोसीजरल पार्ट है, आप पढ़ लेना। एक यहाँ पर ये 15 दिन वाला और ध्यान रखना कि जैसे ही कोई बालक है जिसको समिति के समक्ष पेश किया जाता है, उसके बारे में यह भी कथित है कि उसने कोई अपराध किया था, तो बोर्ड के पास प्रथम बार पेश किए जाने की तारीख से 15 दिन के अंदर या तो परिवीक्षा अधिकारी से या कोई सामाजिक कार्यकर्ता से उस बालक की सोशल इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट, एफडब्ल्यू रिपोर्ट मंगवाएगा कि इस बालक की क्या स्थिति है, समाज में क्या करता है, ये इसके घर की स्थिति क्या है, क्या माता पिता परिवार में इन्वॉल्व है, घर की आर्थिक स्थिति क्या है, क्या ये पढ़ता है, वो सारी रिपोर्ट मंगवाएगा ताकि वो आकलन कर सके कि इन परिस्थितियों में रहता था तो इसने अपराध किया है, तो इसका कोई दोष नहीं। तो सारी चीजों को आकलन करने के लिए सोशल इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट 15 दिन के अंदर मंगवाई जाती है। कब से? प्रथम बार पेश किए जाने से। और ये सारे आदेश है, आप पढ़ लेना। यहाँ पर एक जेजेबी एक बालकों के संबंध में जो उनकी आवासीय व्यवस्था है उसको एक बार अवलोकन करने के लिए भी प्रोविजन करता है कि हर माह में एक बार कम से कम सीसीएल की आवासीय सुविधाओं का निरीक्षण करेगा। देख लेना, एक माह में एक बार सीसीएल की आवासीय सुविधाओं का निरीक्षण के लिए प्रोविजन किया गया है सेक्शन 8 में ही। इस मजिस्ट्रेट द्वारा अनुसरित की जाने वाली प्रक्रिया जिसे इस अधिनियम द्वारा सशक्त नहीं किया गया है। तो जहां मजिस्ट्रेट बोर्ड की शक्तियों का प्रयोग करने के लिए सशक्त नहीं है और उसकी यह राय है कि सीसीएल के रूप में कोई बालक उसके समक्ष प्रस्तुत किया गया है, तो अपनी राय अभिलिखित करेगा। क्या करेगा? अपनी राय को अभिलिखित करेगा। राय को अभिलिखित करने के बाद बालक को कार्रवाई सहित और उसकी जो राय थी उसके अभिलेख सहित बोर्ड के समक्ष भेज देगा। या सीसीएल बालक है वो बोर्ड से भिन्न किसी न्यायालय के समक्ष दावा करता है कि वह व्यक्ति अभी 18 से कम उम्र का है या अपराध किए जाने की तारीख को वो 18 से कम उम्र का था, तो न्यायालय उस अपराध की तारीख को बालक की आयु का उदाहरण करने के लिए जांच करेगा, ऐसे साक्ष्य लेगा जो उसको ठीक लगता है, बालक की निकटतम आयु का उदाहरण करेगा। तो ऐसे न्यायालय जो कंपिटेंट नहीं है, बोर्ड की शक्तियों का पावर यूज नहीं करते, उनके समक्ष कोई बालक पेश किया जाता है, तो या तो बालक खुद दावा करता है
कि वह सीसीएल बालक है, तो उसके दावे के आधार पर वो पूरा अभिलेख बनाकर आयु की जांच कर कर और कार्रवाइयां बोर्ड के समक्ष भेज देगा। या फिर न्यायालय को लगता है कि ऐसा बालक सीसीएल बालक है, तो वो अपनी राय अभिलिखित करके और कार्रवाइयां बोर्ड के समक्ष भेज देगा। ऐसा दावा बालक चाहे तो प्राइमरी स्टेज पे कर सकता है या जजमेंट होने तक कर सकता है। तो ऐसा दावा न्यायालय में किसी भी प्रक्रम पर किया जा सकता है कि वो 18 वर्ष से कम का है और उसके संबंध में बोर्ड कार्रवाई करेगा, वो सीसीएल कैटेगरी के अंतर्गत आता है। अंतिम निपटारा होने के पश्चात भी इस प्रकार का दावा स्वीकार कर सकते हैं, ये धारा 9 के अंदर लिखा हो। धारा 10 बालक की गिरफ्तारी के संबंध में प्रोविजन करती है। धारा 10 कहती है कि विधि का उल्लंघन करने वाले बालक की कैसे गिरफ्तारी। तो जैसे ही सीसीएल बालक को गिरफ्तार किया जाता है, तो वह एफजेपीयू, स्पेशल जुवेनाइल पुलिस यूनिट या चाइल्ड वेलफेयर पुलिस ऑफिसर सीडब्ल्यूपीओ या स्पेशल जुवेनाइल पुलिस यूनिट, इनके प्रभार के अधीन रखा जाएगा। कभी भी पुलिस हवालात और जेल में बालक को नहीं रखना है। 24 घंटे के अंदर बोर्ड के समक्ष पेश करना है, ठीक है। और कभी भी क्या करना, बालक को आपको पुलिस हवालात या जेल में नहीं रखना है। बालक है तो उसको ऑब्जर्वेशन होम में रख सकते हो। और बालक को पेश करने के संबंध में राज्य सरकार नियम बना सकेगी कि बालक को कैसे पेश किया जाएगा, कौन लेकर जाएगा, उसके संबंध में जो भी नियम बालक के संबंध में लगता है सरकार बना सकेगी, स्टेट गवर्नमेंट बना। 11 ऐसे व्यक्ति की भूमिका जिसके प्रभार में विधि का उल्लंघन करने वाला बालक रखा गया। तो ऐसा व्यक्ति जिसके प्रभार में विधि का उल्लंघन करने वाला बालक रखा गया है, वह इस प्रकार उस बालक की जिम्मेदारी निभाएगा कि वह बालक का माता पिता है और बालक का भरण पोषण करने का उत्तराधिकारी है। तो जिसके प्रभार में बालक को रखा गया वो उसका माता पिता बनकर उस बालक की जिम्मेदारी निभाएगा। 12 बालक को जमानत के संबंध में प्रोविजन करता है। काफी कलिफ्ट लैंग्वेज है, जितनी चीजें मैं बोल रहा हूं वो चीजें आप इसमें से पढ़ लेना इस सेक्शन के अंदर से। कि सबसे पहले तो जहां कोई बालक के द्वारा चाहे जमानती अपराध किया गया है या अजमानती अपराध किया गया है, ठीक है, और वो लगता है कि वह बालक गिरफ्तार करके लाया जाता है कोर्ट के समक्ष और कोर्ट को लगता है तो वो बालक है, तो वह ऐसे बालक को सीआरपीसी में किसी बात के होते हुए भी ओवरराइडिंग इफेक्ट दे रहा है, प्रतिभूत सहित या रहित जमानत पर छोड़ देगा। तो किसी ने जमानती अजमानती कोई भी अपराध किया है, उसको सीआरपीसी में किसी बात के होते हुए यदि वो 18 वर्ष से कम का है तो प्रतिभूत सहित या रहित जमानत पर छोड़ दिया जाएगा। और परिवीक्षा अधिकारी के पर्यवेक्षण में या उपयुक्त व्यक्ति की देखरेख में अगर उसको नहीं छोड़ते जमानत पर, तो प्रोबेशन ऑफिसर के पर्यवेक्षण में या उपयुक्त व्यक्ति की देखरेख के अधीन उसको रखा जाएगा। किस व्यक्ति को आपको नहीं छोड़ना है, ऐसे व्यक्ति को जमानत पर नहीं छोड़ना है जिसके बारे में आपको लगता है कि वो कोई ज्ञात अपराधी के संपर्क में आ जाएगा और वो भी अपराधी बन जाएगा, या उसकी नैतिक, शारीरिक या मनोवैज्ञानिक रूप से खतरे में पड़ जाएगा। उसकी नैतिकता या उसका शरीर या उसके मानसिक स्थिति मनोवैज्ञानिक रूप से उसके ऊपर कोई खतरा हो सकता है, उसको प्रभावित किया जा सकता है, या न्याय के उद्देश्य से ऐसे छोड़े जाने से, जमानत पर छोड़े जाने से न्याय के उद्देश्य से विफल हो जाएंगे, तो वह जमानत पर छोड़ने से इनकार कर सकेगा, ऐसा जेजेबी। जब जमानत पर नहीं छोड़ा जाता है तो उसको कहाँ रखना है, तो या तो संरक्षण गृह में, संरक्षण गृह की संप्रेषण गृह इसको बोलते हैं, कई जगह संरक्षण गृह बोला जाता है, संप्रेषण गृह ऑब्जर्वेशन होम। ये 18 प्लस का हो गया है तो उसको सुरक्षित स्थान में भी रखा जा सकता है, ठीक है। तो जमानत पर नहीं छोड़ा जाता है
तो संप्रेषण गृह सुरक्षित स्थान में भी रखा जा सकता है। कब? जांच के लंबित रहने के दौरान। 18 से कम का है तो संप्रेषण गृह में, 18 से ज्यादा का है तो सुरक्षित स्थान में रखें। उसके जमानत का आदेश दे दिया था, पर वो 7 दिन के अंदर जमानत की शर्तों को पूरा करने में असफल रहा है, तो जमानत की शर्तों को मॉडिफिकेशन के लिए उसको बोर्ड के समक्ष पेश किया जाएगा कि इसकी जमानत की शर्तों में परिवर्तन कर दो, थोड़ी इजी शर्तें इसके सामने रख। 13 कहता है कि जब भी किसी सीसीएल बालक को गिरफ्तार किया जाएगा तो माता पिता, उसके गार्जियन या परिवीक्षा अधिकारी को उसके गिरफ्तार किए जाने की सूचना देंगे और उसको, बालक को किस तारीख को जेजेबी के सामने पेश किया जाएगा उसके संबंध में सूचना दी जाएगी। परिवीक्षा अधिकारी को यदि वह उपलब्ध ना हो तो 2 सप्ताह के अंदर सामाजिक अन्वेषण रिपोर्ट मंगाने के लिए प्रोविजन करेगा। तो कोई या तो परिवीक्षा अधिकारी वो उपलब्ध नहीं है तो CWPO से कहेगा कि आप 2 सप्ताह के अंदर एक सोशल इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट इस बच्चे के बारे में बना के लाओ, और बोर्ड द्वारा जमानत मंजूर करने की सूचना, अगर वो जमानत मंजूर कर देता है, जमानत पर छोड़ देता है, तो परीक्षा अधिकारी या CWPO को इस सूचना दे देगा ताकि वो बालक की प्रॉपर मॉनिटरिंग करे। अब मेंस का क्वेश्चन शुरू होता है कि यहां से 14 या 15 से एक मेंस का आपका क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट बनने की संभावना है। या तो 14 पूछेगा या 15 पूछेगा। 14 कहता है कि CCL के बारे में क्या जांच करेगा बोर्ड। एक एक शब्द अच्छे से सुनना कि जहां कोई CCL बोर्ड के समक्ष पेश किया जाता है तो बोर्ड जांच करेगा और 17-18 के अधीन आदेश पारित कर सकेगा। धारा 17-18 के अधीन जो भी आदेश उसको लगता है वो पारित कर सकेगा। बोर्ड जांच उसको बालक के पहली बार पेश किए जाने की तारीख से 4 माह की अवधि के अंदर समाप्त करेगा, और नहीं कर सकता है तो विशेष परिस्थिति में कारण अभिलिखित करते हुए 2 माह की अवधि तक और बढ़ा सकता है। तो 4 माह में जांच पूरी करनी है, 2 माह और बढ़ा सकता है। कब? जब बालक को जांच की जा रही है बोर्ड के द्वारा कि इस बालक ने अपराध किया, बोर्ड के समक्ष लाए, बोर्ड इंक्वायरी कर रहा है, पर धारा 15 के अधीन उसको लगता है कि जघन्य अपराध किया था और वहां प्राइमरी असेसमेंट करना है, प्रारंभिक निर्धारण करना है, तो वहां बालक को प्रथम बार पेश किए जाने की तारीख से 3 माह के अंदर ऐसा प्रारंभिक निर्धारण पूरा किया जाए। और जांचें जो की जा रही है वो 4 माह के अंदर पूरी करेंगे बालक के संबंध में। अब बालक ने घृणित अपराध किया था, हीनियस ऑफेंस किया था, और सेक्शन 15 के अंतर्गत बोर्ड द्वारा उसके संबंध में प्राइमरी असेसमेंट किया जा रहा है, प्रारंभिक निर्धारण किया जा रहा है, तो वहां प्रथम बार पेश किए जाने से 3 माह के अंदर ऐसा प्राइमरी प्रारंभिक निर्धारण पूरा किया जाए। छोटे अपराधों में अगर जांच 4+2 विस्तारित अवधि मतलब 6 माह के पश्चात भी अगर पूरी नहीं होती है, अनिर्णायक रहती है, तो वहां जांच समाप्त कर देंगे। पर घोर अपराध और जघन्य अपराध के संबंध में जांच का समय बढ़ा सकता है। ऐसा समय CJM या CMM के द्वारा कारण अभिलिखित करते हुए बढ़ाया जाएगा। बाकी ये बालक के संबंध में कुछ प्रोसीजर बता रखे हैं कि बालक के साथ कोई दुर्व्यवहार ना हो, ना तो वकील करे, ना प्रोबेशन ऑफिसर करे, ना पुलिस करे, ना अन्य व्यक्ति करे, और बालक को मैत्रीपूर्ण वातावरण में रखा जाए, बाल हितैषी वातावरण में रखा जाए, पूरी कार्रवाइयां उसके अंदर हो, बालक को सुनवाई का और भाग लेने का अवसर प्रदान किया जाए, संक्षिप्त कार्रवाइयों के माध्यम से करेगा। बालक के संबंध में संपूर्ण प्रक्रिया बोर्ड छोटे अपराध के मामले में तो संक्षिप्त कार्रवाई से करेगा, घोर अपराध के मामले में निपटारा करने के लिए समन मामलों की प्रक्रिया अपनाएगा। तो लघु अपराध संक्षिप्त विचारण, गंभीर अपराध है तो घोर अपराध का मतलब गंभीर अपराध, गंभीर अपराध है तो आप समन मामलों के अनुसार, और घृणित अपराध है तो 2 प्रक्रिया बताएगा कि घृणित अपराध में 16 साल से कम का है और जघन्य अपराध किया है तो समन मामलों की तरह, और 16 साल से अधिक का है और जघन्य अपराध किया है
तो सेक्शन 15 के अधीन जो रीति बता रखी है उसके अनुसार उसकी प्रारंभिक मूल्यांकन किया जाए। तो क्या जांच की कोर्ट ने प्रथम बार पेश करते 17-18 में जो भी ऑर्डर युक्त लगता है पारित कर देगा। जांच पहली बार पेश किए जाने से 4 माह के अंदर निपटाएगा, 2 माह का समय विस्तारित कर। जघन्य अपराध किया था और सेक्शन 15 के अंदर प्रारंभिक निर्धारण हो रहा है तो ऐसा निर्धारण 3 माह में पूरा करना है। छोटे अपराध में 6 माह के अंदर, 4 माह और 2 माह का विस्तारित अवधि के अंदर अगर निर्णायक जांच का कोई निर्णय परिणाम नहीं निकलता है तो जांच समाप्त कर देंगे। घृणित अपराध और गंभीर अपराध की स्थिति में सीजेएम सीएमएम जांच की अवधि 6 माह से अधिक बढ़ा सकता है। और बालक के लिए वही मैत्रीपूर्ण वातावरण। छोटा अपराध है समरी प्रोसीजर फॉलो करेंगे जांच में। गंभीर अपराध है समन मामले के अनुसार। घृणित अपराध है तो 2 प्रक्रिया, 16 से कम का है तो समन मामला, 16 से ज्यादा का है तो धारा 15 में प्रारंभिक निर्धारण। प्रारंभिक निर्धारण होता क्या है, ये धारा 15 बताती है कि बोर्ड द्वारा जघन्य अपराधों में प्रारंभिक निर्धारण। किसी बालक ने जो 16 साल की आयु पूरी कर ली थी, 16 से अधिक का था और उसने अपराध करने के लिए उसकी मानसिक और शारीरिक क्षमता, अपराध के परिणाम को समझने की योग्यता और परिस्थितियों का निर्धारण करने के लिए प्रारंभिक निर्धारण किया जाता है। तो कोई जघन्य अपराध किसी बालक ने किया था और वो 16 साल या 16 साल से अधिक उम्र का था, तो कोर्ट वो बोर्ड के द्वारा प्रारंभिक निर्धारण किया जाता है किस उद्देश्य से कि ऐसा बालक के अपराध करने के समय क्या मानसिक स्थिति थी, क्या शारीरिक क्षमताएं थी, अपराध का परिणाम समझ सकता था क्या, कौन सी परिस्थितियां थी जिनमें अपराध किया, और ऐसा प्रारंभिक निर्धारण करके धारा 18 के 3 के अनुसार आदेश पारित कर सके। ऐसा प्रारंभिक निर्धारण में बोर्ड अनुभवी में मनोवैज्ञानिक और सामाजिक मनोसामाजिक कार्यकर्ताओं की सहायता ले सकेगा। जहां बोर्ड को लगता है, पहली बात तो प्रारंभिक मूल्यांकन कोई विचारण नहीं है, ये बात ध्यान रखना है कि प्रारंभिक मूल्यांकन किसी प्रकार का ट्रायल नहीं है। और ऐसा प्रारंभिक मूल्यांकन के बाद बोर्ड को लगता है कि उस बालक के द्वारा अपराध किया गया था और उसका व्यस्य के रूप में विचारण करना चाहिए, तो बालक न्यायालय को कार्रवाई भेज देगा। किसको भेज देगा? बालक न्यायालय को कार्रवाइयां भेज देगा। और अगर उसको लगता है कि 16 से अपराध किया जाने के समय इसने व्यस्त के रूप में विचारण नहीं किया जाना चाहिए था, भले ही 16 से ज्यादा था पर इसकी आपराधिक मानसिक दशा वैसी थी कि बच्चे की तरह है, तो स्वयं निपटारा कर सकता है और समन मामले के विचारण की प्रक्रिया का अनुसरण करते हुए मामले को डिस्पोज कर देगा। तो प्रारंभिक मूल्यांकन का सीधा पर्पज है कि जघन्य अपराध किया था, 16 से ज्यादा का था, 18 से कम का था और लगता है कि व्यस्त के रूप में विचारण किया जाना चाहिए तो चिल्ड्रन कोर्ट को भेज दो। अगर लगता है कि नहीं, व्यस्त के रूप में विचारण नहीं किया जाना चाहिए तो खुद ही डिस्पोज ऑफ कर दे। और ऐसा प्रारंभिक निर्धारण 14 में जो अवधि बता रखी थी 3 माह, उसके अंदर पूरा किया जा। प्रारंभिक मूल्यांकन देखो किसी भी हालत में विचारण नहीं है, बस ये देखने के लिए किया जाता है कि बालक अपराध किए जाने की तारीख को और उसके परिणामों को समझने का सामर्थ्य रखता था कि नहीं। अब बोर्ड के द्वारा जांच की जा रही है, कितनी जांच डिस्पोज ऑफ की जा रही है, इन सब का मॉनिटरिंग करने के लिए रिव्यू करता है सीएमएम सीजेएम। प्रत्येक 3 माह में एक बार बोर्ड के समक्ष कितने मामले लंबित है, कितने मामलों को डिस्पोज कर दिया, दैनिक बैठकें कितनी की जा रही है, अतिरिक्त बोर्ड गठन करना चाहिए नहीं करना चाहिए, इन सब के निर्धारण के लिए सीएमएम सीजेएम के द्वारा 3 माह में एक बार बोर्ड की कार्यवाहियों का, बोर्ड के समक्ष लंबित मामलों का रिव्यू किया जाएगा। ये 16 के अंदर है। और सरकार को लगता है तो वो एक समिति भी बना सकती है। ऐसी समिति प्रत्येक 6 माह में
एक उच्च स्तरीय समिति द्वारा प्रत्येक 6 माह में ऐसा पुनर्विलोकन किया जाएगा। समिति का अध्यक्ष राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण का अध्यक्ष होगा, साथ में गृह सचिव सदस्य होगा और कोई एनजीओ का भी एक व्यक्ति इसमें शामिल किया जाएगा। तो एक 3 सदस्यीय समिति बना देंगे। सचिव, इस अधिनियम के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए जो भी व्यक्ति जिम्मेदार होगा उसको सचिव बना देंगे और 3 सदस्य होंगे कि प्रत्येक 6 माह में बोर्ड के द्वारा लंबित मामलों की लंबित रहने का कारण क्या है, किस नेचर के अपराध ज्यादा लंबित है, उनके लिए एक कमेटी बना दी जाएगी। और एक और यहाँ पॉइंट ये है कि अगर, अच्छा बता दिया नए अमेंडमेंट में, कितने मामले लंबित है इसकी सूचना सीएमएम सीजेएम जो निरीक्षण करेंगे 3 माह में, और जिला मजिस्ट्रेट राज्य सरकार को ऐसी सूचना भेजेगा। ठीक है, तो जिला मजिस्ट्रेट और राज्य सरकार दोनों को ऐसी सूचना भेजी जाएगी सीजेएम और सीएमएम के द्वारा कितने मामले लंबित। सॉरी, ये कह रहा है बोर्ड द्वारा 3 माह तिमाही आधार पर एक रिपोर्ट बनाकर सीजेएम सीएमएम और जिला मजिस्ट्रेट को भेजी जाएगी उस प्रारूप में जो प्रारूप राज्य सरकार विहित किया जाए। विधि का उल्लंघन न करते पाए गए बालक का आदेश। किसी बालक को यह लगता है कि उसने विधि का उल्लंघन नहीं किया गया तो बोर्ड उस प्रभाव का आदेश पारित कर सकेगा कि उसने कोई अपराध नहीं किया, कोई विधि का उल्लंघन नहीं किया, वैसा आदेश कर देगा। और लगता है कि बालक को देखरेख और संरक्षण की आवश्यकता वाला बालक है तो उसके संबंध में समुचित निर्देशों के साथ उसको CWC को भेज देगा, चाइल्ड वेलफेयर कमिटी को भेज दिया जाएगा। सेक्शन 18 विधि का उल्लंघन करते गए बालक के बारे में निर्देश, कि जहां बोर्ड को जांच के पश्चात ये समाधान हो जाता है कि किसी बालक ने छोटा अपराध किया है या घोर अपराध किया, घोर को गंभीर भी लिखा पाओगे आप, गंभीर अपराध किया है, या 16 वर्ष से कम आयु का होकर जघन्य अपराध किया है, तो मामले की, तो अपराध की प्रकृति, पर्यवेक्षण और मध्य आक्षेप की विशिष्ट आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए एसआई रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात बोर्ड कोई भी आदेश पारित कर सकता है। ऐसा आदेश हो सकता है कि बालक को आप ग्रुप काउंसलिंग के लिए निर्देश दे सकते हो, सामुदायिक सेवा का निर्देश दे सकते हो। एक लंबी ऑर्डर की लिस्ट है कि ऐसे बालक के संबंध में ये कैसे लेकर वो लंबा चौड़ा ऑर्डर आएगा कि इतने ऑर्डर्स पारित किए जा सकते हैं। पर यहाँ पर परिवीक्षा वगैरह में रखना है तो 3-3 साल के लिए रखेंगे। जैसे 3 साल के परिवीक्षा में कोई उचित सुविधा तंत्र में देखरेख और पर्यवेक्षण के अधीन 3 साल तक की अवधि तक रखा जा सकता है, या शिक्षा कौशल और विकास का कोई कार्य के लिए वहां भी 3 साल के शिक्षा कौशल या विकास से संबंधित कोई संव्यवहार है वहां 3 साल के लिए, प्रोबेशन ऑफिसर की मॉनिटरिंग में 3 साल के लिए बालक को रखा जा सकता है। तो ये बालक के संबंध में आदेश है। अगर बालक छोटे अपराध, गंभीर अपराध या 16 साल से कम उम्र का है और गंभीर अपराध तो जघन्य अपराध करता पाया जाता है तो ये ऑर्डर उसके संबंध में पारित किए जा सकते हैं। बाकी यहाँ कोई इंपोर्टेंट बात पढ़ने के लिए आपको है नहीं। बालक न्यायालय की शक्तियां, सेक्शन 19 में हेडिंग यहाँ से पूछने की संभावना है कि बालक न्यायालय के पास क्या क्या शक्तियां होंगी। तो बालक न्यायालय बोर्ड की शक्तियों को भी यूज कर सकता है। ठीक है, और उसको लगता है कि बालक बालक का वयस्क के रूप में विचारण करना चाहिए, वयस्क के रूप में विचारण कर देगा। और धारा 18 के अधीन उसको लगता है कि धारा 18 के अधीन आदेश कर देना चाहिए, वयस्क के रूप में विचारण करना आवश्यक नहीं है, तो बोर्ड के रूप में कार्य करता हुआ धारा 18 के अधीन भी वह आदेश पारित कर सकता है।
पर बालक न्यायालय को लगता है कि वयस्क के रूप में विचारण कर रहा हूं, और वयस्क के रूप में विचारण करने के पश्चात उसको जो भी आदेश करता है, तो वहां यह ध्यान रखना है कि अगर उसने 16 से ज्यादा का था, 18 से बीच का था, सुरक्षित स्थान पर रख दो। और सीसीएल है जिसने 21 वर्ष की आयु पूर्ण नहीं की है, उसको भी सीसीएल स्थान पर ही रखा जाए, सॉरी सुरक्षित स्थान पर ही रखा जाएगा। ऐसा इसके अंदर लिखा हुआ पाओगे आप, सेक्शन 19 को पढ़ रहे होंगे। और 21 वर्ष की आयु पूरी करने के बाद उसको कारागार में स्थानांतरित कर दोगे। तो विधि का उल्लंघन करता हुआ पाया जाता है, 21 वर्ष की आयु पूरी होने तक सुरक्षित स्थान में रखेंगे, और 21 वर्ष की आयु पूर्ण होने के बाद उसको जेल में भेज दिया जाएगा। तो बालक न्यायालय एज ए बोर्ड और एज ए कोर्ट किसी प्रकार का आदेश पारित कर सकता है, पर जेल में तभी रखना जब 21 वर्ष की आयु पूरी कर देता है। हमेशा बाल हितैषी निर्णय बालक के द्वारा लिया जाता है। सेक्शन 20 पर चर्चा करते हैं कि बालक जिसने 21 वर्ष की आयु पूरी कर ली है और अभी भी सुरक्षित स्थान में रहने की उसकी अवधि बच रही है, कि किसी बालक के संबंध में बालक न्यायालय के द्वारा आदेश किया गया था कि इसको 3 साल के लिए, 4 साल के लिए, 5 साल के लिए सुरक्षित स्थान में रखा जाए, और वो उस समय 17 साल का था, और अब वो 21 साल की पूरी कर ली और अभी 1 साल बच रहा है उसका सुरक्षित स्थान में रहने के लिए। तो वहां पर सोशल कोई सामाजिक कार्यकर्ता, परिवीक्षा अधिकारी या जिला चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट DCPU के द्वारा एक रिपोर्ट मंगवाई जाएगी। उसकी बालक की प्रगति रिपोर्ट उसको बोला जाएगा। उस प्रगति रिपोर्ट को देखकर अनुवर्ती कार्यवाही की व्यवस्था करेगा कि किस प्रकार की कार्यवाही करनी है। जे एक्ट की भाषा बहुत क्लिष्ट है, मैं आपको इसकी एक PDF उपलब्ध करा दूंगा जो ठीक भाषा में होगी। जब आप मेंस के पर्पस से पढ़ रहे होंगे तब तक वो PDF उपलब्ध करा दूंगा जो एक अच्छी भाषा में लिखा हुआ होगा, हैंड रिटन नोट्स के रूप में, ठीक है। तो वो देखेगा कि सुरक्षित स्थान पर बालक की क्या प्रगति है, समाज की मुख्य धारा में छोड़ा जा सकता है, अगर छोड़ा जा सकता है तो छोड़े जाने का निश्चय कर लेगा, और अगर नहीं लगता कि उसको नहीं छोड़ना चाहिए तो बाकी अवधि भी भले 21 साल पूरी कर ली हो, उसको एक और सुरक्षित स्थान के अलावा जेल में शिफ्ट कर देंगे, बाकी 1 साल की अवधि को उसको जेल में पूरा करना होगा। क्लियर है। धारा 21, कौन से आदेश हैं जो CCL के विरुद्ध पारित नहीं किए जा सकते। वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना कि CCL के विरुद्ध क्या आदेश पारित नहीं कर सकते। विधि का उल्लंघन करने वाले बालक के विरुद्ध ऐसे अपराध में छोड़े जाने की संभावना के बिना कोई मृत्यु या आजीवन कारावास का आदेश पारित नहीं किया जा सकता। तो CCL के लिए कभी भी मृत्यु, आजीवन कारावास का दंडादेश पारित नहीं किया जा सकता। सेक्शन 21 बात करती है ऐसा आदेश जिसमें मुक्ति की संभावना के बिना बालक को मृत्युदंड या आजीवन कारावास का आदेश है, ऐसा आदेश नहीं दिया जा सकता, भले ही उस बालक के द्वारा किसी का मर्डर कर दिया गया हो। CRPC का चैप्टर 8 याद आ रहा है, 1062 102 124 106 से 124 के बीच का जो चैप्टर 8 है उसके अधीन बालक के संबंध में कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। चैप्टर 8 बालक के विरुद्ध किसी कार्रवाई को लागू नहीं। CCL तथा ऐसे बालक का विचारण, जो बालक नहीं है तो पृथक पृथक विचारण करेंगे, भले ही क्या संयुक्त कार्रवाई, संयुक्त विचारण नहीं किया जाएगा, भले ही 223 में कोई भी बात लिखी हुई। निर्हरता को हटाया जाना, कि बालक के संबंध में कोई आदेश पारित किया गया था या कोई कार्रवाई जेज एक्ट के अधीन की गई है तो उस पर कोई निर्हरता से गिरफ्त नहीं होगा और ऐसी निर्भरता को हटा दिया जाएगा, जैसा हम पढ़ते थे PO एक्ट के अधीन सेक्शन 12 में। तो यहां भी कहता है कि बालक कोई आदेश पारित किया जाता है, उस आदेश के कारण जेजे एक्ट के अधीन कोई कार्रवाई की जाती है, उस कार्रवाई के कारण अपराध की दोष सिद्धि से संलग्न निरंतरता से गिरफ्त नहीं होगा, पर 19 के अंदर उसको सिद्ध दोष ठहराया गया था और 16 वर्ष से अधिक आयु का था, जघन्य अपराध किया था और 16 वर्ष से अधिक आयु का था, तो वहां पर वह दोष सिद्धि की निरंतरता से गिरफ्त होगा। ठीक है, 19 एक्ट फर्स्ट के अधीन को ये प्रोविजन लागू नहीं होगा जो 16 वर्ष से अधिक आयु का था और बालक न्यायालय के द्वारा उसको जघन्य अपराध के लिए
विचारण किया व्यस्त के रूप में और उसको संबंध में जो आदेश पारित किए उसके कारण वो गिरफ्त नहीं। बालक के संबंध में सभी अभिलेख जैसे कार्रवाइयां समाप्त होती है, अपील है तो अपील का जैसे जजमेंट आता है उसके बाद नष्ट कर दिए जाएंगे। पर जघन्य अपराध था तो वहां बालक के सुसंगत अभिलेखों को बालक न्यायालय द्वारा प्रतिधारित किया जा सकता है, रखा जा सकता है। कब? जब जघन्य अपराध का बालक दोषी था। लंबित मामलों के संबंध में उपबंध तो पुराने जो लंबित मामले इस अधिनियम के अधीन ही डील होंगे, किसी काम की हमारे चीज नहीं है। 26 भगोड़े सीसीएल बालक के संबंध में, तो जहां सीसीएल बालक कोई विशेष गृह, संप्रेषण गृह, सुरक्षित स्थान या कोई व्यक्ति या संस्था के पास से के देखरेख में था और वहां से भाग गया, भगोड़ा हो गया, तो पुलिस अधिकारी ऐसे बालक का प्रभार जहां भी प्राप्त किया जाता है वहां से प्रभार ले लेगा। 24 घंटे के अंदर मूल बोर्ड के समक्ष पेश कर सकते हो तो ठीक है, अन्यथा वहां जो भी निकटतम बोर्ड है उसके समक्ष पेश करोगे। निकल भागने के कारणों को सुनिश्चित करने के पश्चात बालक के संबंध में बोर्ड कोई भी जो भी आदेश करना चाहे वो पारित कर सकता है और बालक के विरुद्ध कोई अतिरिक्त कार्रवाइयां संस्थित नहीं की जाएगी कि वो भाग गया तो भागने के विरुद्ध कोई कार्रवाइयां नहीं की जाएगी। ये सेक्शन 28 तक हमने पढ़ा था, इसलिए मैंने इंपोर्टेंट यहां पर जोर देके केवल 28 सेक्शन पढ़ाए कि ये एक्ट जो 3-4 क्वेश्चन प्री के दौरान लेके आएगा, मिनिमम 3 क्वेश्चन तो लेके आएगा, संभावना है कि 1 से 39 के बीच ही आए, इसलिए एक एक प्रोविजन को देखना इंपोर्टेंट हो जाता है। उसके बाद ज्यादा संभावनाएं नहीं बचती, इसलिए मैंने इसको थोड़ा समय दिया ताकि आपका प्री निकालने में आपको दिक्कत ना आए, एक एक प्रोविजन को ठीक से देख पाओ। थैंक यू सो मच। कल हम सेक्शन 27 से लेकर और 60-70 तक और हो सके तो पूरा करने का भी प्रयास करेंगे। ओके, मिलते हैं हिंदी की क्लास में।